देखिए हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा का पढ़ाई कर रहे थे पेपर 6 में। कंजुगेट एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप क्या है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उस पर बेस जो है आपका थ्योरम भी हो चुका है। अब आगे जो है नेक्स्ट थ्योरम है आपके सामने, इसको पहले लिखिए, इसके बाद तब इसको विस्तार से हम लोग समझेंगे। चलिए पहले तो इसको यह समझ लिया जाए कि जो थ्योरम है, इस थ्योरम को हम लोग क्लास इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और ये थ्योरम आगे चल के जो है अलग अलग हिस्सों में ये बटेगा। अगर ये थ्योरम एग्जाम में आता है तो सबसे पहला काम यह करना कि इससे पहले जो थ्योरम आपको बताया गया है, कैपिटल सी ए कार्डिनल नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास बराबर ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एन ए, ये थ्योरम प्रूव किए ना। अगर ये थ्योरम आता है तो सबसे पहला काम कि ऊपर वाले थ्योरम को पूरा लिखें। तो ऊपर वाला थ्योरम जो ये बताए हुए है इसको पहले पूरा लिखना है। लिखने के बाद यहाँ तक जब आ जाएंगे इसके बाद तब ये थ्योरम का प्रूव करेंगे। तो इसका प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो ऊपर जो थ्योरम बताया गया ये वाला, ये पहले पूरा आप लिख लेंगे। ऊपर वाले थ्योरम को पूरा लिखें। इसके लिए जगह आप छोड़ दीजिए। ऊपर वाला जो थ्योरम है उसको पहले पूरा लिखना है। कहाँ तक? यहाँ तक लिखना है। कार्डिनल नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास बराबर ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर। यहाँ तक होने के बाद हम लोग अब इसका प्रूव करेंगे। अब ये क्या कहता है? कहता है जी अगर फाइनाइट है तब साबित कीजिए कि ऑर्डर ऑफ जी बराबर समेशन ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एन ए होगा, वेयर द समेशन रन ओवर वन एलिमेंट इन ईच कंजुगेट क्लास। जहां पर ये आपका समेशन क्या है, तो किसी एक एलिमेंट का कंजुगेट क्लास है जिसको समेशन में समेटा गया है। अब इतना कुछ होने के बाद हम लोग जो है पढ़े हुए हैं, थ्योरम पढ़े हुए हैं कि रिलेशन ऑफ कंजुगेसी आपका जो है इक्विवेलेंस रिलेशन का निर्माण करता है। और ये हम लोग पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं बेसिक, कि जितना भी इक्विवेलेंस क्लासेस है वो आपका पार्टीशन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करता है फंडामेंटल थ्योरम से। हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जितना भी रिलेशन ऑफ कंजुगेसी है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो तो साबित किए हुए। इसीलिए जितना भी कंजुगेट क्लास होगा वो सब का सब जो है क्या होगा, पार्टीशन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करेगा। कौन सा सेट पर? तो ग्रुप जी के सेट पर। समझिए इसको। हम लोग पढ़े हुए हैं कि कंजुगेट क्लास
जी के सेट पर इक्विवेलेंस रिलेशन का निर्माण करता है। ये तो हम लोग पढ़े हुए। और बीएससी पार्ट 1 में फंडामेंटल थ्योरम जो पढ़े हुए हैं, तो वहां से हमको मालूम है कि जितना भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो सब का सब पार्टीशन ऑफ ए सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो चूंकि कंजुगेट क्लास इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसीलिए ये जो है क्या करेगा, तो पार्टीशन ऑफ ए सेट को रिप्रेजेंट करेगा। पार्टीशन ऑफ ए सेट को रिप्रेजेंट करना, इसका मतलब कल बताए हुए कि इसमें कुछ भी खाली नहीं होना है। जितना भी कंजुगेट क्लास होगा वो कुछ कोई भी खाली नहीं होगा, सबका सब सबसेट होगा किसका, जी का। पहला। दूसरा बात कि किसी दो को अगर आपस में उठा लिया जाए उसका कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा। इंटरसेक्शन 5 होना है। सबको मिला दिया जाए तो किसके बराबर होना है, जी के बराबर, क्योंकि यहाँ पर जी ग्रुप है और यहाँ कैसा ग्रुप है, तो आपका फाइनाइट ग्रुप है। तो यही बात अभी हम लिखने जा रहे हैं कि हम जानते हैं कंजुगेट क्लास का रिलेशन जो है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन का निर्माण करता है सेट जी पर। इसीलिए ये कंजुगेट क्लास जो है, इसीलिए ये आपका ग्रुप जी जो है ये आपका पार्टीशन ऑफ ए सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो पार्टीशन ऑफ ए सेट को निर्माण करेगा, तो हम मान लेंगे इसमें कंजुगेट क्लास की संख्या जो है वो आपका फाइनाइट है और वो आपका के है। तो मेरे साथ साथ लिखिएगा, वी नो डेट, हम जानते हैं कि रिलेशन ऑफ कंजुगेसी is an equivalence relation on set G। सेट यहाँ G जो है ग्रुप है, so it will partition partition of G where G is finite, so let number of conjugate class is finite k। तो here CA1 CA2 CA3 CAK। चलिए इसको समझिए हमने क्या लिखा, जितना बात बोल के समझाए वही बात लिखे कि रिलेशन ऑफ कंजुगेसी इक्विवेलेंस रिलेशन का निर्माण करता है सेट जी पर। इसीलिए ये जी का जो है ये क्या करेगा, पार्टीशन करेगा, बंटवारा करेगा। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास जो होगा वो फाइनाइट होगा, क्योंकि जी फाइनाइट है, जिसके अंदर जो भी रहेगा कंजुगेट क्लास वो भी क्या रहेगा, फाइनाइट रहेगा। तो मान लिया कि उसमें कंजुगेट क्लास की संख्या जो है वो आपका फाइनाइट है, के है। तो यहाँ मान लिए कि CA1 CA2 CA3 चलते चलते CAK, ये आपका फाइनाइट नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास है। तो कंजुगेट क्लास अपने माना हुआ है कितना, के गो। अच्छा ये एक बात है, यहाँ पर ये जी का आपने क्या क्या पार्टीशन किया, तो पार्टीशन अगर कर रहे हैं किसका, कंजुगेट क्लास। कंजुगेट क्लास इसके अंदर में भरा हुआ है और वो सब फाइनाइट है, तो वो सब को अगर जोड़िएगा तो वो सब किसके बराबर होगा, जी के बराबर। अगर तीन को, जैसे
ए बी सी ये आपका 3 को है, सबका यूनियन करने के बाद क्या आता था, वही सेट मिलना चाहिए। पार्टीशन अगर है इसका मतलब कि आपस में किसी भी कोई कॉमन नहीं होगा, बाकी सबको मिला देंगे तो उसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सबको अगर मिला देंगे, सबका यूनियन अगर कर देंगे तो ये किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा, यही बात लिखेंगे। नाउ अब देखिए ये सबको मिलाई, कंजुगेट क्लास ऑफ C1 यूनियन कंजुगेट क्लास ऑफ Ca2 यूनियन कंजुगेट क्लास ऑफ Ca3 यूनियन डॉट 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 यूनियन Ca बराबर ये आपका कितना, तो ये आपका किसके बराबर, तो ये आपका जी के बराबर। अब दोनों तरफ ऑर्डर लगाइए, कार्डिनल नंबर, तो ऑर्डर ऑफ Ca1 यूनियन Ca2 यूनियन Ca3 यूनियन डॉट 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 यूनियन Ca बराबर ऑर्डर ऑफ जी। अच्छा यहाँ पर ये Ca1 Ca2 Ca3 ये सब क्या है, ये कंजुगेट क्लास है, और ये कंजुगेट क्लास वो क्या है, पार्टीशन है, किसका, जी का। अगर यदि ये पार्टीशन है, ये तो 3 गुण को फॉलो किया होगा, इसका मतलब कि किसी 2 गो को उठा लिया जाए तो उसका इंटरसेक्शन जो है हमेशा फाई के बराबर रहा होगा, कंगाल रहा होगा, कुछ भी कॉमन नहीं आया होगा। अब आइए प्रोबेबिलिटी में, वहां पर क्लास 12th में आप पढ़े होंगे एडिशन थ्योरम कि P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। लेकिन हमें अगर मालूम हो जाए कि A और B ये आपका डिसजॉइंट है, अगर यदि ये डिसजॉइंट है इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आया होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता था, A इंटरसेक्शन B जो है ये आपका कट हो जाता था, इसका मान 0 आता था। तब क्या बचता था, P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B। याद रखना है कि जब पार्टीशन रहे, डिसजॉइंट रहे, तब ये वाला जो है नहीं आता है, तब ये वाला सिर्फ आएगा। तो P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B। तो उसी प्रकार से यहां पर ये ऑर्डर है, ऑर्डर निकाल रहे हैं किसका, कंजुगेट क्लास का। तो ऑर्डर कहते किसको है, नंबर ऑफ एलिमेंट, और ये सब का सब क्या है, ये आपका डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट अगर है तो यहां पर जो थ्योरम लगेगा तो वो ये वाला लग जाएगा कि यूनियन जैसे तोड़ना हो यूनियन को, तो सीधा क्या हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाएगा, किस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ। ये थ्योरम भी याद रखना है। तो ऑर्डर ऑफ इतना यूनियन इतना चलते चलते इतना, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ये आपका Ca1 प्लस ऑर्डर ऑफ ये Ca2 प्लस ऑर्डर ऑफ ये Ca3 प्लस डॉट 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 ये आपका प्लस ऑर्डर ऑफ Ca बराबर ऑर्डर ऑफ जी। यहाँ साइड में लिख देंगे सिंस चूंकि Ca1 Ca2 Ca3 डॉट 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 Ca आर disjoint, so इसीलिए कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B बराबर फॉर्मूला लगाए कार्डिनल नंबर ऑफ A प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ B। ये बदल लिख सकते हैं या ये बदल लिख सकते हैं, 11th क्लास के सेट थ्योरी में पढ़े हुए हैं। इसी में P और N ऑफ S से बाहर लगाते थे तो पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता था। ये कहां से ये काम किए ये भी आप समझ गए, क्योंकि ये डिसजॉइंट है इसीलिए ये वाला थ्योरम लगाए।
अब यहां पर चलिए अब यहां पर समझिएगा, ये ऑर्डर ऑफ C1 का क्या मतलब कि कंजुगेट क्लास ऑफ एन एलिमेंट A1 के वस्तु की संख्या, कंजुगेट क्लास ऑफ A1 के वस्तु की संख्या। ऑर्डर कैसे निकालते हैं? उस सेट में जो वस्तु की संख्या रहता है उसी को ऑर्डर कहते हैं। तो अगर CA1 का अगर ऑर्डर कह रहे हैं, इसका क्या मतलब कि CA1 के वस्तु की संख्या, CA2 के वस्तु की संख्या, CA3 के वस्तु की संख्या, चलते चलते CAK के वस्तु की संख्या। कल का क्लास याद कीजिए, कंजुगेट क्लास में जो वस्तु की संख्या होता था, कार्डिनल नंबर ऑफ एन एलिमेंट CA को ही हम लोग क्या लिखते थे, कैपिटल C। तो चूंकि सब में जो है कार्डिनल नंबर ही दिया हुआ है, किसका? तो आपका CA1 CA2 CA3 चलते चलते CA और सब ये प्लस में है, इसीलिए जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको पूरे को प्लस में है, इसको हम समेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। समेशन का मतलब जोड़। अब CA1 CA2 CA3 CAK ये सब क्या है? तो कार्डिनल नंबर ऑफ CA है। और कार्डिनल नंबर ऑफ CA को हम लोग किससे लिखते हैं? तो कैपिटल या आपका CA से। लेकिन यहां पर A1 A2 A3 डॉट 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 AK है, तो सब का एक ही नाम हम दे दिए, और वो नाम क्या दिए? A। तो ये बात लिखना पड़ेगा कि ये जो समेशन में लिए तो डाउन लिखेंगे कि वेयर द समेशन रन ओवर वन एलिमेंट इन ईच कंजुगेट क्लास। प्रत्येक कंजुगेट क्लास में एलिमेंट जो है वो के गो है? एक गो। ये CA नाम लिखे दिए, लिखना पड़ेगा लास्ट में, बराबर ये आपका ऑर्डर ऑफ G, या नीचे लिख देंगे कि वेयर द समेशन रन ओवर वन एलिमेंट इन ईच कंजुगेट क्लास। साइड में समझने के लिए भी लिख दीजिएगा कि ये कैपिटल CA क्या होता है? तो ऑर्डर होता है किसका? तो कार्डिनल नंबर ऑफ CA का। तो प्लस में सब है इसलिए समेशन दिए, A1 A2 A3 जितना भी है वो सब के कार्डिनल नंबर को हमने जो है CA कह दिया। जहां लिख भी दिए, जहां समेशन रन ओवर वन एलिमेंट इन ईच कंजुगेट क्लास। अब ऑर्डर ऑफ G बराबर समेशन, ये CA के बारे में आप कल पढ़े हुए कि CA क्या है? कंजुगेट क्लास ऑफ एन एलिमेंट, कार्डिनल नंबर ऑफ एन कंजुगेट क्लास है। और ये CA बराबर जो है फुल्ला हमने कल प्रूफ किया हुआ है, कितना? ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ N। ये प्रूफ हुआ है ना कल, यहाँ लिख देंगे चूंकि ये प्रूफ हुआ है कि कार्डिनल नंबर ऑफ CA बराबर ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ NA। यहाँ लास्ट में लिखिए, इस लाइन को लिखना पड़ेगा हमेशा, वेयर द समेशन रन ओवर वन एलिमेंट इन ईच कंजुगेट क्लास। यही हम लोग को प्रूफ भी करना था थ्योरम। तो अगर ये थ्योरम आता है तो पहले क्या कीजिएगा, वहां तक का पहले उतार लेना है जो बताए पहले वाला थ्योरम, उसको उतार के इसके बाद तब यहाँ तक लिखना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो हर एक स्टेप को आप समझ गए बहुत विस्तार पूर्वक।
अब ये जो थ्योरम है ये आगे चल के जो है ये कंजुगेट क्लास इक्वेशन बनेगा, और ये क्लास इक्वेशन अलग अलग पार्ट में रहता है। इस थ्योरम का यूज जो है आगे करेंगे हम लोग, और पूरा क्लास इक्वेशन को पढ़ने के लिए अभी दो थ्योरम और हम लोग को पढ़ना पड़ेगा इसी के जस्ट आगे। लेकिन वो दो थ्योरम तब समझ पाएंगे जब कुछ टॉपिक और कुछ थ्योरम को पहले पढ़ेंगे तब। इसीलिए अभी आपको क्या करना है, जिस जगह पर आप लिख रहे हैं यहां पर आपको 2 पेज छोड़ देना है, 2 पन्ना छोड़ देना है, इधर वाला इधर वाला। वो इसीलिए क्योंकि अभी जो बताएंगे वो अच्छा समझ जाएंगे, उस पर बेस थ्योरम समझ जाएंगे। इसके बाद फिर वो जो थ्योरम बताएंगे तो वो इसी जगह पर बताएंगे जिस जगह पर आप पेज छोड़िएगा, तब जाकर के वो पूरा थ्योरम, जब 4 गो थ्योरम जब होगा तब जाके वो क्लास इक्वेशन जाके आगे बनेगा, जो कि 16 नंबर में पूछता भी है। अभी आपको 2 पेज जो है 2 पन्ना आपको छोड़ देना है, इसके बाद तब आपको लिखना है। आगे है सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट। अब सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है ये हम लोग समझेंगे, पहले जो है इसको उतार लिया जाए। सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट क्या है ये हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पर जितना भी वर्ड लिखा हुआ है ये सारे वर्ड का मीनिंग आपको मालूम है। जैसे कंजुगेट क्लास लिखा हुआ है, कंजुगेट एलिमेंट लिखा हुआ है, तो कंजुगेट एलिमेंट आप समझते हैं क्या होता है, आपको बता चुके हैं कि ग्रुप के एलिमेंट का कंजुगेट लिखा जाता है। तो कंजुगेट एलिमेंट नाम जो है पहले सुने हुए, यहाँ पर सेल्फ लिखा हुआ है। सेल्फ मतलब ये समझते हैं खुद का, अपने आप का। तो सबसे पहले कंजुगेट क्लास क्या है वो आपको एक बार याद हम दिलवा दें। कंजुगेट क्लास, कंजुगेट एलिमेंट, कंजुगेट एलिमेंट के बारे में जो है हम लोग बहुत विस्तार पूर्वक पढ़े हुए हैं कि अगर जी का 2 एलिमेंट्स अगर ए और बी है तो बी को ए का कंजुगेट एलिमेंट कहा जाएगा। तो उसको इस प्रकार से पहले लिखेंगे, बी कंजुगेट ए बराबर डिफाइन कैसे करते थे, बी बराबर एक्स इनवर्स ए एक्स, जहाँ एक्स जो है ये आपका जी का वस्तु होता। तो यहाँ पर क्या है, कंजुगेट एलिमेंट जब भी डिफाइन करते थे तो ये ग्रुप के 2 वस्तुओं के लिए डिफाइन करते थे। ए और बी 2 वस्तु उठाते थे ग्रुप से और कहते थे अगर बी अगर ए का कंजुगेट है तब ये बी बराबर एक्स इनवर्स ए एक्स होगा, जहां पर एक्स ग्रुप जी का वस्तु होगा। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं कि सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट होगा लेकिन खुद का मतलब कोई एक को ले चले। अब इसका डिफिनेशन क्या कहता है समझिए, सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट कहता है कि अगर एक कोई एलिमेंट है ग्रुप जी का तब इसको सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट कहेंगे यदि ए बराबर एक्स इनवर्स ए एक्स हो जाए। अगर ए बराबर एक्स इनवर्स ए एक्स हो जाए, जहां पर एक्स जो है ये आपका ग्रुप जी का वस्तु है। तो ये बात सिंपल से याद रखना है कि ग्रुप के कोई भी एलिमेंट ए का अगर सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ए बराबर एक्स इनवर्स ए एक्स। सिंपल सी बात है। अगर आपको कहेंगे कि आप ए कंजुगेट ए लिखिए, आप क्या कीजिएगा, ए इनवर्स, अगर ए कंजुगेट ए कहेंगे लिखने के लिए क्या कीजिएगा, एक्स इनवर्स एक्स लिखिए। जैसे बी को अगर ए का कंजुगेट कहते लिखने के लिए तो क्या लिखते थे, बी कंजुगेट ए, ये 2 एलिमेंट के लिए डिफाइन होता था।
लेकिन यहाँ पर जो है ये आप एक एलिमेंट के लिए डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ सेल्फ के लिए है। तो अगर ए कंजुगेट ए अगर है तो एक्स इनवर्स ए एक्स, ये सिर्फ डिफिनेशन याद रखना है। एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज कॉल्ड सेल्फ कंजुगेट इफ एंड ओनली ए बराबर एक्स इनवर्स ए एक्स। इसमें कुछ रिमार्क है, उसको समझ लिया जाए। तो समझिए अब, अगर ए सेल्फ कंजुगेट है, पहले समझ लीजिए तब लिखिएगा। ए अगर सेल्फ कंजुगेट है, ए अगर सेल्फ कंजुगेट है, ए सेल्फ कंजुगेट है क्या मतलब? अपने आप कंजुगेट। ए अगर अपने आप कंजुगेट है तब क्या लिखिएगा? ए बराबर एक्स इनवर्स ए एक्स। जैसे ए अगर बी का कंजुगेट है तो सिंपल बात है कि ए बराबर एक्स इनवर्स बी एक्स। यहाँ अपने आप का है तो ऐसा हो जाएगा, पहला बात। दूसरा बात, अगर कह रहे हैं कि ए सेल्फ कंजुगेट है तो फौरन समझ जाएंगे कि ए बराबर एक्स इनवर्स एक्स रहा होगा। इसके बाद अगर यदि ए सेल्फ कंजुगेट है, ए बराबर ए इनवर्स एक्स ए है, जहां एक्स जी का वस्तु, ए बराबर एक्स इनवर्स अगर ए सेल्फ कंजुगेट है जिसका बराबर क्या, ए बराबर एक्स इनवर्स ए एक्स है। अब प्री में जो है हम एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, तो एक्स एक्स इनवर्स ए एक्स, प्री में दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई। ये देखिए क्या हो जाएगा, एक्स ए बराबर, ये सब ग्रुप का वस्तु है तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। एक्स एक्स इनवर्स ये आपका ए एक्स, तो क्या किया, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब यहां पर एक्स ए बराबर किसी वस्तु को उसके इनवर्स से ऑपरेट कीजिए एंटी एलिमेंट, और ये आपका ए एक्स, आप जानते हैं एक्स को एक्स इनवर्स से ऑपरेट करें तो ये आपका एंटी एलिमेंट। इसके बाद ये एक्स ए बराबर एंटी एलिमेंट को वस्तु से ऑपरेट करें तो वस्तु मिलेगा। अब ये देखिए तो एक्स ए बराबर ए एक्स, क्या मतलब, हम लोग पढ़े हुए एक्स ए बराबर ए एक्स आया, इसका मतलब अगर ए सेल्फ कंजुगेट है तो ग्रुप के वस्तुओं के साथ वो क्या करता है, कम्यूट्स करता है। ये क्या कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ। एक्स क्या है, ग्रुप का वस्तु है। तो इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए सब दिन के लिए, क्योंकि आगे जितना भी टॉपिक पढ़ाएंगे सब में यही बात अब यूज होगा। सेल्फ कंजुगेट बताने का मतलब यही हुआ कि यहीं तक हम पहुंच सके। फिर से बात सुनिएगा, अगर ए सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट है, सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट है मतलब ए अपने आप का कंजुगेट है, इसका मतलब अगर ए को सेल्फ कंजुगेट कर रहे हैं तो ए ग्रुप के वस्तुओं के साथ कम्यूट्स किया होगा। इसका मतलब ए एक्स बराबर एक्स ए रहा होगा। तो इस बात को याद रखना है, जब भी बोलेंगे सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट तो समझ जाएंगे कि वो एलिमेंट ग्रुप के वस्तुओं के साथ कम्यूट्स किया होगा। तो ग्रुप का जितना ही वस्तु अगर कम्यूट्स कर दे तो वही आपका सेल्फ कंजुगेट हो जाएगा। जैसे आपसे पूछेंगे कि ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट है या नहीं, निश्चित रूप पर सोचिएगा कि अच्छा आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप के वस्तुओं के साथ कम्यूट्स करता है कि नहीं। तो सोचिए आप, सपोज कीजिए जी आपका एक सेट है जहां वस्तु है ये आपका ए बी सी और ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ई। हम आइडेंटिटी एलिमेंट ई के बारे में पूछ रहे हैं कि ई जो है वो सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट है कि नहीं। तो दिमाग में क्या आना चाहिए बात कि ई ग्रुप के वस्तुओं के साथ कम्यूट्स करता है कि नहीं। तो निश्चित तौर पर ई को अगर एक के साथ अगर कम्यूट्स कीजिएगा
ये देखिए वापस तो ए ही मिलेगा, तो कम्यूट्स किया। ई जो है बी के वस्तुओं के साथ भी क्या करेगा, कम्यूट्स करेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप के हर एक वस्तुओं के साथ कम्यूट्स करता है, इसीलिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो आपका क्या है, तो आपका सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट हो गया। तो सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट जब भी बोलेंगे समझ जाएंगे ग्रुप के वस्तुओं के साथ कम्यूट करता है। तो वही बात ने यहाँ पर लिख भी दिया है कि द सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट आर दस एलिमेंट्स विच कम्यूट्स विथ एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। तो सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट वैसा एलिमेंट है जो कि ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। अभी तक मेरे रिमार्क में दो बात लिखा है, अगर ए सेल्फ कंजुगेट है तुरंत समझ जाएंगे ए बराबर एक्स इनवर्स ए एक्स। दूसरा बात, अगर ए कंजुगेट है ए का, ए अगर सेल्फ कंजुगेट है तो ए बराबर एक्स इनवर्स ए एक्स। इसका मतलब आगे बढ़िएगा तो एक्स ए बराबर ए एक्स। तो याद रखना है कि सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट ग्रुप के हर एक वस्तुओं के साथ कम्यूट करता है। इसके बाद ये लाइन भी लिख लेना है, अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ए ग्रुप। ग्रुप का सेंटर क्या होता है, तो वहां पर सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट के बारे में ही बात होगी। तो फौरन समझ जाएंगे कि सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट ग्रुप के हर वस्तु के साथ कम्यूट करता है। ग्रुप में जितना वस्तु है वो सारे वस्तु के साथ कम्यूट करता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। अभी जस्ट बताए आपको हम कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो ग्रुप के हर वस्तुओं के साथ कम्यूट करता है, इसीलिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो ये आपका सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट है। तो सिंस कम्यूट्स विथ ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, सिंस ई कम्यूट्स, ई क्या आइडेंटिटी एलिमेंट, ई कम्यूट्स यहां लिख दीजिएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। Since E identity element commutes with each element of the group, that is EX बराबर XE, जहाँ X G का वस्तु है, तो so E is a self conjugate element। चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो ग्रुप के हर एक वस्तुओं के साथ कम्यूट करता है, इसीलिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ये आपका सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट होता है। तो जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे थ्योरम की संख्या बढ़ते जाएगा, लेकिन ये सब थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब टॉपिक याद रहेगा, थ्योरम हर एक बात समझाएगा। चलिए इतना कुछ होने के बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ए ग्रुप। सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या है, द सेंटर ऑफ ए ग्रुप G is denoted by Z and defined as
ए कलेक्शन ऑफ ऑल 10 एलिमेंट्स ऑफ जी विच आर सेल्फ कंजुगेट। तो जब भी तैयारी करने के लिए भिड़िएगा तो इस सबका डिफिनेशन भी याद रख लीजिएगा, तभी ये थ्योरम सब दिन याद रहेगा। अगर ये भूले तो थ्योरम कितनों तैयार कीजिएगा तो वो भूल जाइएगा। अभी तक में जितना टॉपिक हुआ है, पहले उस टॉपिक को एक बार हम रिवाइज कर देते हैं, इसके बाद तब आएंगे सेंटर ऑफ ए ग्रुप में। इसके बाद फिर थ्योरम आपका चलते रहेगा, इसके बाद फिर कोई नया टॉपिक अभी फिलहाल नहीं आना है। चलिए पहले इसको समझ लीजिए। सेंटर ऑफ ए ग्रुप, ग्रुप का सेंटर क्या होता है? कहता है कि सपोज कीजिए कि जी जो है, नाम से क्लियर है कि जी आपका ग्रुप है। सपोज कीजिए कि जी आपका कोई ग्रुप है, तो याद रखना है कि ग्रुप सेंटर जो लिखा जाता है वो ग्रुप का लिखा जाता है। ग्रुप का सेंटर, सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी को हमेशा जो है कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है। हमेशा कहीं भी अगर कैपिटल जेड लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे ये सेंटर ऑफ ए ग्रुप लिखा हुआ है। तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप को हमेशा कैपिटल जी से सूचित किया जाता है। सेंटर ऑफ ए ग्रुप एक सेट होता है जिसमें ग्रुप के उन वस्तुओं को जमा किया जाता है, जिसमें ग्रुप के उन वस्तुओं को जमा किया जाता है जो सेल्फ कंजुगेट हो। फिर से एक बार, सेंटर ऑफ ए ग्रुप एक सेट हो गया जिसमें ग्रुप के उन वस्तुओं को जमा किया जाता है जो सेल्फ कंजुगेट हो, अपने आप का कंजुगेट हो। अब सपोज कीजिए कि ग्रुप का आपने कोई वस्तु जो है जेड उठाया, स्मॉल जेड, तो जेड को अगर उठाए होंगे, इसको कब उठाए होंगे? जब ये सेल्फ कंजुगेट रहा होगा। सेल्फ कंजुगेट रहा होगा इसका क्या मतलब? ये वस्तु ग्रुप के किसी वस्तु के साथ कम्यूट्स किया होगा। इसका मतलब जेड एक्स बराबर एक्स जेड, जहां एक्स आपका ग्रुप का वस्तु है। तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप एक सेट हो गया जिसमें ग्रुप के उन वस्तुओं को आपने जमा किया जो सेल्फ कंजुगेट है। तो सेल्फ कंजुगेट है तो ये जेड ये ग्रुप के वस्तुओं के साथ ही क्या किया होगा? ये आपका कम्यूट्स किया होगा। बस इतना टा बात याद रखना कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप एक सेट होता है जिसमें वैसे सब वस्तुओं को जमा किया जाता है जो सेल्फ कंजुगेट हो। सेल्फ कंजुगेट है इसका मतलब कि वो जो वस्तु है ग्रुप के किसी वस्तु के साथ कम्यूट्स किया होगा। यही बात तो यहां पर लिखा है कि द सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड एंड डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ ऑल 10 एलिमेंट ऑफ जी विच आर सेल्फ कंजुगेट। ग्रुप के सेंटर को हमेशा कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है। इसको परिभाषित कैसे करते हैं? तो इसमें कलेक्शन करते हैं ग्रुप के वैसे वस्तुओं को जो सेल्फ कंजुगेट हो। तो अगर कोई ग्रुप का वस्तु अगर हम कैपिटल ग्रुप का कोई वस्तु अगर स्मॉल जेड लिए हुए हैं, इसको तब लिए होंगे जब ये सेल्फ कंजुगेट रहा होगा। इसका मतलब कि जेड ग्रुप के किसी वस्तुओं के साथ कम्यूट्स किया हो। ये बात याद रखना। जैसे हम कह रहे हैं
ये जेड जो है, ये स्मॉल जेड, ये कैपिटल जेड में बिलोंग्स कर रहा है। स्मॉल जेड कैपिटल जेड में बिलोंग्स कर रहा है। तो दिमाग में एक बात तो आ ही गया होगा कि ये कैपिटल जेड तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप है। सेंटर ऑफ ए ग्रुप में अगर कोई वस्तु आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि वो सेल्फ कंजुगेट रहा होगा। सेल्फ कंजुगेट रहा होगा का क्या मतलब? देन इट मीन्स, इसका मतलब यह हुआ कि ये जेड ग्रुप के वस्तुओं के साथ कम्यूट किया होगा। इसका मतलब जेड एक्स बराबर ये आपका एक्स जेड फॉर ऑल, जहां एक्स जो है ये ग्रुप का वस्तु है। तो मैं देखिए ये लाइन आप समझ गए कि अगर कोई भी वस्तु अगर सेंटर ऑफ जेड में आ रहा है, इसका मतलब वह वस्तु सेल्फ कंजुगेट रहा होगा। इसका मतलब कि वह वस्तु ग्रुप के वस्तुओं के साथ कम्यूट किया होगा। ये भी समझ गए। तो सबसे पहला बात यह समझ जाए कि इसको जो है सेंटर ऑफ ए ग्रुप पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ ए ग्रुप पढ़ने का तरीका समझ गए। सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या है? बोलना है कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज ए सेट। सेंटर ऑफ ए ग्रुप एक सेट है जिसमें ग्रुप के उन वस्तुओं को भरा जाता है जो सेल्फ कंजुगेट हो। इसका मतलब कि ग्रुप के किसी वस्तुओं के साथ कम्यूट किया। तीसरा बात, अगर जेड कैपिटल जेड में बिलोंग्स कर रहा है तो फौरन समझ जाएंगे जेड एक्स बराबर एक्स जेड रहा होगा। अब अभी जस्ट आपको बताए कि ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ये सेल्फ कंजुगेट होता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप के हर एक वस्तुओं के साथ क्या करता है? कम्यूट करता है। और सेंटर ऑफ ए ग्रुप में हम वैसे वस्तुओं को भरते हैं जो ग्रुप के वस्तुओं के साथ कम्यूट करे। तो निश्चित तौर पर यह आपका आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो आपका किस में होगा? ये आपका कैपिटल जेड में होगा। कोई वस्तु हो या ना हो सेंटर ऑफ ए जी में, ये ई जो है निश्चित तौर पर बिलोंग्स करेगा। क्यों? क्योंकि ई जो है ये ग्रुप के हर एक वस्तुओं के साथ कम्यूट करता है, इसीलिए ई आपका सेल्फ कंजुगेट है। तो ई निश्चित तौर पर कहां बिलोंग्स करेगा? सेंटर ऑफ ए जी में, क्योंकि सेंटर ऑफ ए जी में वो ऐसे वस्तुओं को रखते हैं जो सेल्फ कंजुगेट। तो ई तो सेल्फ कंजुगेट है ना, इसीलिए याद रखिएगा ये जो जेड है, जेड सेंटर ऑफ ए ग्रुप, ये कभी भी कंगाल नहीं होता है, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ए ग्रुप में कोई वस्तु हो या ना हो, ई तो जरूर बिलोंग्स किया होगा, क्योंकि ई सेल्फ कंजुगेट होता है। और ये निश्चित तौर पर इसमें बिलोंग्स करेगा क्योंकि जेड में हम सेल्फ कंजुगेट को ही रखते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है। एक बात और, अगर यदि जी अगर आबेलियन ग्रुप है, जी अगर आबेलियन ग्रुप है, याद रखना है कि ये जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप है ये आपका ग्रुप के बराबर होगा। अब ये बात क्यों कहा गया समझिए, क्योंकि जी आबेलियन ग्रुप है। आबेलियन ग्रुप क्या होता है समझते हैं? आबेलियन ग्रुप होने के लिए कितना बात? ग्रुप होने के लिए कितना बात? 4। आबेलियन होने के लिए कितना बात? 5 बात। आबेलियन ग्रुप अगर है, इसका मतलब कि वहां पर कम्यूटिविटी होल्ड किया है, मतलब हर एक वस्तु कम्यूट कर रहा है। तो जी अगर आबेलियन है तो वहां पर कम्यूटिव लॉ पहले से होल्ड कर रहा है। अगर होल्ड कर रहा है तो जेड और ये आपका जी दोनों जो है आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जेड क्या है? सेंटर ऑफ ए ग्रुप। अगर सेंटर ऑफ ए ग्रुप में तो हम वैसे सब वस्तु रखते हैं जो कम्यूट करता है, और यहाँ जी अगर अबेलियन है तो वहां तो कम्यूटेबल लॉ है, जितना वस्तु है वो सब कम्यूट कर ही रहा है। इसीलिए कहा गया कि जी जो है ये आपका जी जेड के बराबर होगा। तो ये थ्योरम भी हम बार बार यूज करेंगे। ये बात जितना बात अभी बताए ये सारा बात जो है अभी हम लिखाएंगे दिमाग में। इस चीज को जो है कॉपी में लिख ले। क्या क्या लिखे समझिए कि ये जो जेड है कैपिटल जेड, ये क्या है? सेंटर ऑफ ए ग्रुप है, जो पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या है? एक सेट है। सेंटर ऑफ ए ग्रुप कभी भी कंगाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ई निश्चित तौर पर जो है सबका सेंटर ऑफ ए जेड में होगा। यदि स्मॉल जेड अगर कैपिटल जेड में बिलोंग्स कर रहा है तो फौरन समझ जाए कि जेड एक्स बराबर एक्स जेड रहा होगा, जहां एक्स ग्रुप जी का वस्तु है। और नंबर 4 5, जी अगर अबेलियन है
फौरन समझ जाएंगे जेड जो है ये आपका जी के बराबर रहा होगा। इसको भी उतार लिया जाए। अब यदि इतना टॉपिक आपको याद रहता है तब आगे जितना भी थ्योरम हम बताएंगे वो सारा थ्योरम आपको हर एक बात समझाएगा, हर एक चीज आपको सिखाएगा, हर बात आपको समझ में आएगा। लेकिन वो तब जब ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब। तो अभी तक में जितना भी टॉपिक हम बताए हुए हैं मॉडर्न में वो सब को एक बार हम फिर से 5 मिनट रिकैप कर देते हैं। इसके बाद फिर हम नया थ्योरम बताएंगे। अभी जस्ट हम लोग थ्योरम प्रूव करेंगे कि ये जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप है ये नॉर्मल सब ग्रुप का निर्माण करता है। जैसे हम लोग पढ़े थे नॉर्मलाइजर के लिए कि नॉर्मलाइजर जो होता है वो ग्रुप का निर्माण करता है, सब ग्रुप का निर्माण करता है। नॉर्मलाइजर Na इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ए ग्रुप जो है ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप का निर्माण करता है। तो एक बार सभी को जो है ध्यान से सुनिएगा बात को, इसके बाद तब आगे हम बढ़ना है। मॉडर्न जब शुरू किए हैं तो सबसे पहले आपको हम कंजुगेट एलिमेंट के बारे में बताएं कि कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है। कंजुगेट एलिमेंट आपको बताएं कि ग्रुप के का ही कंजुगेट एलिमेंट लिखा जाता है। अगर यदि ए और बी आपका कोई दो एलिमेंट है, सपोज कीजिए ग्रुप जी का, तो बी को अगर ए का अगर कंजुगेट कहना हो तो पहले तो लिखना इस प्रकार से है और डिफाइन इस प्रकार से करना है बी बराबर एक्स इनवर्स ए एक्स, जहाँ पर एक्स जो है ये आपका ग्रुप जी का वस्तु है। ये तो आप समझिएगा, इसमें किसी कोई दिक्कत ही नहीं। कंजुगेट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। कंजुगेट एलिमेंट के बाद हमने आपको बताया कंजुगेट क्लास के बारे में। कंजुगेट क्लास, कंजुगेट क्लास के बारे में बताए कि सपोज कीजिए कि जी आपका जो है ये आपका ग्रुप है और एक्स जी का वस्तु है। ए एलिमेंट का अगर कंजुगेट क्लास लिखना है तब इस प्रकार से लिखेंगे, और कंजुगेट क्लास भी जो है ये आपका एक सेट हो गया जिसमें ग्रुप के उन वस्तुओं को रखना है जो कंजुगेट हो किसका, जो कंजुगेट हो किसका, ए का, जो ए का कंजुगेट हो। ग्रुप के उन वस्तुओं को रखना है जो ए के साथ को क्या करे, कंजुगेट हो। इसके बाद इतना कुछ होने के बाद जो है आपको हम बताएं नॉर्मलाइजर के बारे में। नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ग्रुप जी। हमने बताया कि नॉर्मलाइजर किसी एलिमेंट ए का अगर लिखना हो तो इस प्रकार से स्वीट करेंगे जिसमें ग्रुप के वैसे वस्तुओं को हम जमा करेंगे जो ए के साथ कम्यूट्स करता हो। ग्रुप के उन वस्तुओं को रखना जो ए के साथ कम्यूट्स करता हो। ये आपका ए एक्स बराबर ये आपका एक्स है, जहां एक्स ये आपका ग्रुप का वस्तु है। इतना कुछ समझने के बाद आपको थ्योरम बताए। थ्योरम के को पढ़े उसको समझिए। अभी तक में हमने पढ़ा रिलेशन ऑफ कंजुगेसी जो है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन का निर्माण करता है, वो थ्योरम था दूसरा थ्योरम। इतना कुछ होने के बाद बताए कि जो आपका नॉर्मलाइजर होता है वो एक सब ग्रुप का निर्माण करता है, ग्रुप जी का। तीसरा थ्योरम आपको हम बताए कि ये जो आपका कैपिटल सी ए है, कार्डिनल नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास, ये ऑर्डर ऑफ जी बटे ऑर्डर ऑफ एन ए के बराबर होता है। और चौथा फिर आपको हम बताए कि ऑर्डर ऑफ जी बराबर ये आपका समेशन ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ ये आपका एन ए होता है, जहाँ समेशन रन्स ओवर वन एलिमेंट ईच कंजुगेट क्लास। 4 को थ्योरम पढ़े। इसके बाद इतना कुछ होने के बाद आपको हम अभी जस्ट बताए सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट, बहुत विस्तार से भी जाने मिलो। सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट एक बार फिर से सुन लीजिए। सेल्फ कंजुगेट,
सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट के बारे में क्या कहें? हमने कहा कि अगर ए सेल्फ कंजुगेट है तो फौरन समझ जाएं कि ए बराबर एक्स इनवर्स ए एक्स रहा होगा, जहां एक्स ये आपका ग्रुप का वस्तु। और अभी जस्ट आपको बताए कि सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट्स कम्यूट्स करता है किसके साथ? ग्रुप के वस्तुओं के साथ। सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट कम्यूट्स करता है ग्रुप के वस्तुओं के साथ। इतना कुछ होने के बाद हम लोग अभी जस्ट पढ़े सेंटर ऑफ ए ग्रुप, कि एक ग्रुप का सेंटर क्या होता है। अभी आपने जाना कि एक ग्रुप के सेंटर को हमेशा कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है। इसको डिफाइन इस प्रकार से किया जाता है कि इसमें हम वैसे सब वस्तुओं को रखते हैं, वैसे सब वस्तुओं का कलेक्शन करते हैं जो ग्रुप के वस्तुओं के साथ सेल्फ कंजुगेट हो। तो अगर यदि कोई वस्तु स्मॉल जेड अगर कैपिटल जेड में बिलोंग्स कर रहा है तो फौरन समझ जाए कि ये स्मॉल जेड कैपिटल जेड में बिलोंग्स तभी किया होगा जब ये स्मॉल जेड ग्रुप के वस्तुओं के साथ कम्यूट्स किया होगा। मतलब ये स्मॉल जेड ये आपका सेल्फ कंजुगेट रहा होगा। तो फौरन समझ जाए ये एक्स जेड बराबर ये आपका जेड एक्स, जहाँ एक्स जी का वस्तु है। अब इस बात को अभी दिमाग में सेट कर लीजिए। अभी जस्ट थ्योरम जब बताएंगे तो ये बात का बार बार पूछेंगे, अब सबको बोलिएगा कि अगर स्मॉल जेड कैपिटल जेड में बिलोंग्स कर रहा है, इसका क्या मतलब? ये जेड ग्रुप के साथ ग्रुप के वस्तुओं के साथ क्या किया होगा? कम्यूट्स किया होगा। तुरंत बोल देना है एक्स जेड बराबर जेड एक्स, ये बात को याद रखिएगा। इतना कुछ होने के बाद हम लोग अब जो है समझने जा रहे हैं, रिमार्क में सारा बात लिखे ये दिए। अब जो है आगे हम लोग समझेंगे थ्योरम। जो थ्योरम नंबर होगा उसको आप लिख लीजिएगा। सो डेट द सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। साबित कीजिए कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अब यदि पीछे का थ्योरम यदि आपको याद है, नॉर्मलाइजर इज ए सब ग्रुप, अगर वो थ्योरम अगर याद है तो समझिए कि 80% काम वही यहां पर करना है, 20% काम यहां पर अलग करना है। वो क्या करना है वो आपको मालूम है। यहां कह रहा है कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप, सेंटर ऑफ ए ग्रुप बोले तो कैपिटल जेड, सेंटर ऑफ ए ग्रुप बोले तो कैपिटल जेड। ये कैपिटल जेड ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप का निर्माण करता है, नॉर्मल सब ग्रुप का, यही हमको दिखाना है। अच्छा एक बात बताइए, नॉर्मल सब ग्रुप नाम से क्लियर है। नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए पहले आपको क्या दिखाना पड़ेगा? सब ग्रुप दिखाना पड़ेगा। तो अगर यदि सेंटर ऑफ ए ग्रुप जेड को अगर यदि जी का अगर यदि आपको सब ग्रुप दिखाना है, इसके लिए कॉन्सेप्ट याद है कि अगर यदि H को अगर G का सब ग्रुप कहना था, सब ग्रुप, तो क्या कहते थे कि सबसे पहला बात कि H कंगाल नहीं होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए किसका? G का। दूसरा बात कि H में कितना वस्तु उठाते थे? 2 वस्तु, और पहले और दूसरे वस्तु का इन्वर्स आपका कहां पर होना था? H में। तब आप कहते थे कि H जो है ये ग्रुप G का सब ग्रुप है। तो उसी प्रकार से यहां पर हमको अभी जेड को जो है जी का सब ग्रुप दिखाना है, तो पहला चीज हमको यह दिखाना पड़ेगा कि ये जेड जो है ये आपका कंगाल नहीं है और ये आपका सबसेट है किसका? ग्रुप का। दूसरा चीज यह दिखाना पड़ेगा कि जेड में आप कोई 2 वस्तु को उठाएंगे, सपोज कीजिए Z1 और Z2 को उठाए, तो पहले और ये दूसरे वस्तु का इन्वर्स कहां में होना चाहिए? कैपिटल जेड में होना चाहिए। अगर ये चीज दिखा देते हैं तब हुआ कि जेड जी का सब ग्रुप हुआ। और यहां तक दिखाने में कोई दिक्कत है? पीछे जो थ्योरम पढ़े नॉर्मलाइजर, तो सेम यहां तक काम किए हैं कि नहीं? बस वहां पर नॉर्मलाइजर था, अगर Na लिखते थे तो ग्रुप का वस्तु एक के साथ कम्यूट करता था, और यहां पर अगर सेंटर ऑफ ए ग्रुप अगर लिखना है तो कोई वस्तु ग्रुप के वस्तुओं के साथ ही कम्यूट करेगा। तो सही बात है। यहां पर भी सब ग्रुप जब दिखा देंगे इसके बाद तब नॉर्मल सब ग्रुप दिखा देंगे। अच्छा नॉर्मल सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं? सब ग्रुप अगर हो जाए तो नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना हो, तो H को अगर ग्रुप G का अगर नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना हो, नॉर्मल सब ग्रुप, तो सबसे पहला काम क्या करते? H में एक वस्तु उठाते थे,
इसके बाद जी में एक वस्तु उठाते थे, अब क्या दिखाते थे, एक्स एच एक्स इनवर्स, कहाँ में एच, अगर ये चीज दिखा देते थे तो एच जी का सब नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। तो उसी प्रकार से अगर जेड को, अगर ग्रुप जी का अगर नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है तो हम क्या करें, जेड में एक वस्तु उठाएंगे, इसके बाद जी में एक वस्तु उठाएंगे और क्या दिखा देंगे, एक्स जेड एक्स इनवर्स, कहाँ में, जेड में, तीन नंबर सब ग्रुप हो जाएगा। अगर पीछे का सारा बात अगर याद है, क्या कहीं पर कोई दिक्कत है? चलिए अब यहां पर देखिए, तो अगर पहले सब ग्रुप दिखाना है तो ये बात तो डिफिनेशन से ही क्लियर है कि ग्रुप, सेंटर ऑफ ए ग्रुप में जो भी वस्तु आता है वो वस्तु कहां से आता है, जी से आता है, क्योंकि इसमें वैसे सब वस्तुएं जमा करते हैं जो ग्रुप के वस्तुओं के साथ ही कोम्यूट करता है। तो ये बात तो क्लियर है कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप में जो भी वस्तु आना है वो आपका जी से ही आना है। तो आना है इसका मतलब यह होगा कि जेड जो है ये सबसेट है किसका, जी का। तो बाय डिफिनेशन कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप में जो भी वस्तु आता है वो आपका ग्रुप जी से आता है, इसीलिए जेड हमेशा जी का सबसेट होना है, पहला बात। दूसरा चीज अभी जस्ट बताए, ये जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप है ये कभी भी कंगाल नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट निश्चित तौर पर जेड में बिलोंग्स करता है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप की हर एक वस्तुओं के साथ कंजुगेट कम्यूट करता है। ये तो बात क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बाकी ये दिखाने के लिए आपको मालूम है क्या करते हैं। चलिए अब इसका प्रूफ हम लोग करेंगे बारी बारी से, कहीं पर कोई तरह का दिक्कत हो तुरंत बोलेंगे। चलिए इसका प्रूफ करने के लिए बाय डिफिनेशन सेंटर ऑफ ए ग्रुप एक सेट होता है जिसमें ग्रुप के उन वस्तुओं को जमा किया जाता है जो ग्रुप के वस्तुओं के साथ कम्यूट्स करता है। डिफिनेशन से ही क्लियर है। From above discussion, it is clear that all the elements are Z from group G, so Z is subset of G। ऊपर से ये बात क्लियर हो गया कि एलिमेंट Z के सारे वस्तु जो है वो ग्रुप जी से आते हैं, इसीलिए जेड सबसेट है जी का। आल्सो जेड कभी भी कंगाल नहीं होता है, बिकॉज ई निश्चित तौर पर जेड में बिलोंग्स करता है। ओवरऑल सब मिला के हम कह सकते हैं कि ये जेड कभी भी कंगाल नहीं होता है और ये सबसेट होता है किसका, जी का। ये तो पहला चीज दिखा दिया कि जेड कंगाल नहीं है और सबसेट है जी का। चलिए इतना कुछ होने के बाद अब जो है सब ग्रुप दिखाने के लिए जेड से कितना वस्तु उठाइएगा, दो वस्तु। मान लीजिए जेड वन जेड टू जेड में लेट माना कि
Z1 और Z2 ये दो वस्तु कैपिटल Z में है। वही बात यदि Z1 कैपिटल Z में है, इसका क्या मतलब? इट मीन्स, चलिए बोलिए अब, Z1 किस में लिए है? कैपिटल Z में। इसका क्या मतलब? इसका मतलब Z1 ग्रुप के वस्तुओं से कम्यूट किया होगा। इसका मतलब x Z1 बराबर Z1x, समीकरण नंबर 1। यदि Z2 कैपिटल Z में है देन इट मीन्स, तब इसका मतलब यह हुआ कि आपका x Z2 बराबर ये आपका Z2x, समीकरण नंबर 2। चलिए इतना काम करने के बाद अब दोनों में से किसी एक समीकरण को लेके आगे बढ़े। समीकरण नंबर 2 को लेके आगे बढ़ जाइए। समीकरण नंबर 2 बिकम्स x Z1 बराबर ये आपका Z2x। इसके बाद अगर याद होगा तो क्या करते, दोनों तरफ x इनवर्स से जो है दोनों तरफ प्री और पोस्ट हम लोग जो है मल्टीप्लाई करते थे। ये सब एसोसिएट करेगा ग्रुप का वस्तु है तो x इनवर्स x और ये Z2x इनवर्स बराबर x इनवर्स Z2 और ये x इनवर्स। तो क्या एसोसिएटिव लॉ लगाए। अब किसी वस्तु को उसके इनवर्स से सेपरेट करेंगे तो एंटी एलिमेंट Z2 x इनवर्स Z2, किसी वस्तु को उसका एंटी एलिमेंट सेपरेट करेंगे तो आपका एंटी एलिमेंट देगा। ये हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी एलिमेंट, एंटी इनवर्स x बराबर ये आपका एंटी एलिमेंट। अब एंटी एलिमेंट को किसी वस्तु से सेपरेट करेंगे तो वस्तु में मिलेगा Z2x इनवर्स बराबर x इनवर्स Z2। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब जो है सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या दिखाते समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे अपने H को G का अगर सब ग्रुप दिखाना है तो H में दो वस्तु, आप Z को अगर यदि दिखाना है G का सब ग्रुप तो आपने दो वस्तु उठाया Z1 Z2। क्या दिखाना है? Z1 Z2 का इनवर्स कहाँ में? इसका क्या मतलब? ये चीज कब दिखा पाएंगे? जब ये चीज ग्रुप के वस्तुओं के साथ कम्यूट किया हो। इसका मतलब कि x Z1 Z2 इनवर्स बराबर होना है क्या? Z1 Z2 इनवर्स x, ये बराबर होना। ये चीज अगर हो जाएगा बराबर तब ना कह पाइएगा Z1 Z2 का इनवर्स कैपिटल Z में। इसका मतलब ये चीज हमको लेकर के चलना है, तब ये चीज दिखा देंगे तब हो जाएगा। तो नो अब x Z1 Z2 इनवर्स ये लेकर के आप चलिए और यहां पर ये एसोसिएट करेगा तो ये x Z1 और ये आपका Z2 का इनवर्स। तो क्या किया? तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ। तो ये हो जाएगा x Z1 Z2 इनवर्स बराबर x Z1, समीकरण नंबर 1 देखिए, x Z1 x के बराबर ये Z2 का इनवर्स। ये वाला बात कहाँ से? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये हो जाएगा x Z1 Z2 का इनवर्स बराबर, यहाँ एसोसिएट कीजिए तो ये हो जाएगा Z1 x Z2 इनवर्स। तो कौन सा लॉ? तो ग्रुप का सारा वस्तु है तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ। ये आपका हो गया एसोसिएटिव लॉ।
अब यहाँ पर x Z1 Z2 इनवर्स बराबर, अब यहाँ पर Z1 x Z2 इनवर्स, इसका मान निकलता है समीकरण नंबर 3 में। x Z1 इसके बाद, अच्छा उल्टा हो गया, ध्यान दीजिएगा। जो रिजल्ट निकला है, अगर ये चीज लेकर के चलेंगे, ये चीज, तो फिर ये चीज मिल जाएगी, क्योंकि मान जो है ये आपका इस रूप में आया हुआ है x के ऊपर इनवर्स, इसीलिए। तो लेकर के चलिए ये आपका Z1 Z2 इनवर्स x, रुकिए अभी एक मिनट। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये Z1 और ये Z2 इनवर्स और ये आपका x, ये हो गया क्या, तो ये एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो ये हो जाएगा Z1 Z2 इनवर्स x बराबर ये Z1 Z2 इनवर्स x। देखिए कॉपी एक मिनट, अच्छा यहाँ पर x इनवर्स से कर दिए प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई, तब ना। देखिए समीकरण 1 आपके पास है x Z इनवर्स बराबर ये आपका Z1 x, ये समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 आपके पास है x Z2 बराबर ये आपका Z2 x, ये समीकरण नंबर 2। पकड़िए। नाउ किसी एक समीकरण में हम लोग आते थे, समीकरण नंबर सेकेंड ये आपका बिकम्स, समीकरण सेकेंड क्या हो गया, तो ये x Z2 बराबर ये Z2 x। ध्यान दीजिएगा, याद कीजिए पहले जब थ्योरम पढ़े हुए थे तो वहां पर क्या था, ax2 बराबर ये आपका x2a। तो ये a को कटाने के लिए आप क्या करते, दोनों तरफ a इनवर्स से प्री ऑपरेट करते थे। तो यहाँ पर हमको जो है दोनों तरफ Z2 इनवर्स से जो है आपको करना है प्री ऑपरेट। तो Z2 इनवर्स ये x Z2 और ये आपका Z2 इनवर्स बराबर ये Z2 इनवर्स ये आपका Z2x, ये आपका Z2 इनवर्स। ये Z2 को कटाने के लिए जो है उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते थे, बाय मिस्टेक उसमें x से हो गए, इससे पहले जो किए थे वहाँ a इनवर्स से किए हुए हैं नॉर्मलाइजर दिखाने के लिए। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, सब एसोसिएट करेगा, तो ये हो जाएगा Z2 इनवर्स और ये आपका x और ये आपका Z2 और Z2 इनवर्स बराबर ये Z2 इनवर्स Z2 और ये आपका x और ये आपका Z2 इनवर्स। ये क्या किए, ये आपका एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। चलिए अब यहाँ पर ये हो जाएगा Z2 इनवर्स और ये आपका x और ये हो गया आपका आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट और ये x और ये आपका Z2 इनवर्स।
तो क्या की ये Z2 इनवर्स बराबर एंटी एलिमेंट रेजिस्टेंस ऑफ एंटी इनवर्स। अब ये एंटी एलिमेंट को कीजिए वस्तु के साथ ऑपरेट, ये हो जाएगा Z2 इनवर्स x बराबर x और ये आपका Z2 इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी एलिमेंट। ये हो गया समीकरण नंबर 3। चलिए इतना कुछ होने के बाद ना अब जो है क्या लेके चलना है, क्या लेके चलना है x Z1 Z2 इनवर्स, ये लेके चलना है। एसोसिएट कीजिए तो x Z1 और ये आपका Z2 का इनवर्स, तो क्या किए एसोसिएटिव लो, एसोसिएटिव लो। इसके बाद ये आपका हो जाएगा x और ये Z1 Z2 का इनवर्स बराबर, देखिए x Z1 आपके पास है Z1x, तो ये हो जाएगा Z1x और ये आपका Z2 का इनवर्स। ये वाला बातें कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ये आपका 1 से। तो ये हो जाएगा x और ये आपका Z1 Z2 का इनवर्स बराबर, लगाइए फिर से एसोसिएटिव लो, तो ये हो जाएगा Z1x Z2 का इनवर्स, तो कौन सा लो, तो ये आपका एसोसिएटिव लो, एसोसिएटिव लो। तो ये हो जाएगा x Z1 Z2 का इनवर्स बराबर, अब यहाँ पर Z1 x Z2 इनवर्स, देखिए मान निकल x Z2 इनवर्स किसके बराबर, तो x Z2 इनवर्स बराबर ये आपका Z2 इनवर्स x के बराबर। तो ये वाला काम हम लोग इक्वेशन नंबर 3 से किए, तो सेम चल रहा है भाई जो पीछे हम लोग थ्योरम पढ़े हुए हैं। चलिए इसके बाद ये आपका x और ये आपका Z1 Z2 का इनवर्स बराबर एसोसिएट कीजिए, तो ये हो जाएगा Z1 Z2 का इनवर्स और ये आपका x, तो क्या किए तो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए तो Z1 Z2 का इनवर्स ग्रुप के वस्तुओं के साथ कम्यूट्स कर रहा है। इसका मतलब कि Z1 Z2 इनवर्स जो है ये आपका सेल्फ कंजुगेट रहा होगा। तो सेल्फ कंजुगेट अगर रहा है तो जो सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट होता है उसको आप कहां पर बिलोंग्स करवाते हैं, जेड में। तो वी सो डेट shows that capital Z is the subgroup of group G। ये साबित हो गया कि जो कैपिटल Z है ये आपका ग्रुप G का सब ग्रुप है। अब सब ग्रुप तो आप दिखा दिए, अब दिखाना क्या बाकी रह गया, नॉर्मल सब ग्रुप। नाउ इट रिमेन्स टू शो डेट, इट रिमेन्स टू शो डेट कैपिटल Z is the normal subgroup, is the normal subgroup of कैपिटल G। अब G कैपिटल Z को G का नॉर्मल सबग्रुप दिखाना है। अब नॉर्मल सबग्रुप के लिए क्या करते हैं वो आपको मालूम ही है। तो अगर यदि कैपिटल Z को G का नॉर्मल सबग्रुप दिखाना है, ये उतार लीजिएगा जो अभी हम कर रहे हैं। नॉर्मल सबग्रुप जो दिखाना है उसके लिए क्या कीजिएगा, एक वस्तु आप कैपिटल Z से उठाइएगा और एक वस्तु आप X से उठाइएगा, G से उठाइएगा, और क्या दिखाइएगा X Z X इनवर्स कहाँ में दिखाइएगा, Z में दिखाएंगे। तो X Z X इनवर्स, X Z X इनवर्स बराबर
ये देखिए यहाँ पर एक्स जेड एक्स इनवर्स ये सब ग्रुप का वस्तु है। देखिए तो ये जेड, स्मॉल जेड अगर इस कैपिटल जेड में लिए हैं, इसका क्या मतलब, ये स्मॉल जेड ग्रुप के वस्तुओं के साथ कम्यूट्स किया होगा। कम्यूट्स किया होगा इसका क्या मतलब, एक्स जेड बराबर रहा होगा किसका, जेड एक्स का। कम्यूट्स करना इसका मतलब ये ना होगा। तो क्या लगाए, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ये हो जाएगा एक्स जेड एक्स इनवर्स बराबर, यहां लगाइए एसोसिएटिव लॉ, तो जेड एक्स एक्स इनवर्स, एसोसिएटिव लॉ। अब ये हो जाएगा एक्स जेड एक्स इनवर्स बराबर जेड एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी इनवर्स एक्स एक्स इनवर्स बराबर एंटी एलिमेंट, एक्स एक्स इनवर्स बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये एक्स जेड एक्स इनवर्स बराबर, अब ग्रुप के किसी वस्तुओं को, किस एंटी एलिमेंट को ग्रुप के किसी वस्तु छत की जगह पे तो आपको वस्तु ही देगा। ये हो गया क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये एक्स जेड एक्स इनवर्स बराबर जेड, और ये जेड क्या है, ये जेड जो उठाए थे आप, ये कहाँ के वस्तु उठाए हुए, सेंटर ऑफ ए ग्रुप का। ये जो जेड है ये बिलोंग्स कर गया किस में, सेंटर ऑफ ए ग्रुप में। यही तो हुआ कि एक वस्तु जेड में उठाए एक वस्तु जी में उठाए, एक्स जेड एक्स इनवर्स जेड में दिखा दी। तो बात पूरी तरह से क्लियर हो गया कि जेड इज द नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ये थ्योरम बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आप यह कह सकते हैं कि ये फिक्स रहता है, नॉर्मलाइजर वाला और ये वाला, एगो 8 नंबर का थ्योरम फिक्स रहता है। 3 से 4 थ्योरम और जब पढ़ेंगे तो पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इतना को तैयार करके इसके बाद फिर कल आइए, तो फिर कल और भी थ्योरम सब बताएंगे। तो कल से आपका क्लास जो है 1 घंटा 1.5 घंटा का होना है।